हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्ट्रीट नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो होम साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की वीडियो में आज आपके लिए लॉन्ग आंसर लेके आया हूं। जो आपके लिए मैं बार बार मॉडल पेपर में कहता था कि लॉन्ग आंसर आपके लिए नया लेके आऊँगा, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा और पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर यही हम बात करें दोस्तों कि इसमें आपका लेखन पद्धति और सारी चीज़ें इसमें आपका मजबूत होगा आपका। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसमें हमें कुछ चीज़ें नई जानकारी भी मिलेगी जो आप लोग इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसमें हम पूर्ण रूप से आपको सारी चीज़ें बैक टू बैक क्लासेस में आपको कुछ आगे बढ़ने का चांस भी दिया जाता है और अच्छे से आप लोग कुछ करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत में, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरीके से वीडियो आपको बराबर मिलती रहती है। तो दोस्तों चैनल में अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। क्लास में कैसा प्रश्न आया है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से दिया रहेगा पेपर में। आपको इस तरीके से इस विधि से लिखना होगा तो आपको सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा। इस तरीके से लिखने से आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहला तो जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया उसमें आपको ये प्रश्न ज़रूर बताया था। प्रश्न मैंने कहा था कि आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ भी सकेंगे। तो इसमें आपका प्रश्न है कि पूरक आहार क्या होता है, पूरक आहार देने की विधि बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पेपर की दृष्टि में सबसे 100 to 100% बात करें तो ये आपके पेपर में पूछा जाता है। 100% प्रश्न ये पेपर में आता ही है। और अब बात करेंगे, यहाँ पे हेडिंग होगा आपका पूरक आहार। पूरक आहार किसे कहते हैं, पूरक आहार का मतलब क्या होता है, पूरक आहार से हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना हो पड़ेगा कि हमें पूरक आहार पूर्ण रूप से मिल जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि लगभग 7 से 8 महीने तक की आयु तक शिशु का मुख्य आहार दूध, चाहे वह माता, गाय या डिब्बे का होता है। जैसे भी हो, मतलब जो 7 से 8 महीने तक की जो आयु के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो मुख्य आहार उनका होता है दूध। क्या होता है? दूध। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चे को माता का दूध मिले तो सबसे ज़्यादा वो क्या होता है कि कहा गया कि 36 बीमारियों से लड़ने में मदद करती है ये चीज़। 36 बीमारियों में माता का दूध लड़ने में मदद करती हैं। बच्चे को कभी भी वो रोगी हो ही नहीं सकता निरोगी के सिवाय। तो सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि बच्चों को माता का दूध अनिवार्य है। उसका फिर आता है गाय का दूध या डिब्बे का। परंतु 4 से 5 महीने की आयु हो जाने के बाद उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूध के अतिरिक्त फलों का रस ज़रूरी है, पक्के फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबालकर पकाई हुई सब्जियां जैसे अर्ध तरल एवं कोमल आहार दिए जाते हैं। इन्हें ही पूरक आहार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? पूरक आहार। तो आपको पूरक आहार का मतलब समझ में आया होगा, यानी कि जितने भी उनके तरल पदार्थ के होते हैं वो आपको केवल 7 से 8 महीने तक के शिशुओं को देना ही पूरक आहार होता है। अब संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए दूध में विटामिन सी व डी की सदैव ही कमी होती है, जिसके पूर्ति संतरे करते हैं, टमाटर कहते हैं, कॉड लीवर ऑयल से करना आवश्यक है। फिर आता है दलिया या दूध में कॉर्नफ्लेक्स आदि को देने से ही शिशु का पूर्ण पोषण हो सकता है। कॉर्नफ्लेक्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूध में आपको देना है। और फिर आपको दूध में कॉर्नफ्लेक्स देना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स ज़रूर दीजिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि ये आपका नुकसान करेगा, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर दूध के अतिरिक्त जो आहार शिशु को दिए जाते हैं उसको भी पूरक आहार कहा जाता है। पूरक आहार देने के निम्न पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आपका आता है पूरक आहार देने के लिए तत्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है संतरे और टमाटर से विटामिन सी मिलता है। संतरा और टमाटर से विटामिन आपको बच्चों को सी मिलेगा। उसमें सेकेंड नंबर में सब्जियों में थायमिन और लोहा मिलता है। थायमिन जैसे आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसमें एफ की ज़रूरत पड़ती है, थायमिन की कहाँ ज़रूरत होती है, तो ये सब्जियों से आपको पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। फिर थर्ड नंबर में आता है अंडे की जर्दी से प्रोटीन, लोहा या थायमिन मिल जाते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आता है आपका कि अनाज से जैसे दलिया हो गया, कॉर्न फ्लोर हो गया,
थायमिन और प्रोटीन एवं कैलोरी, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दलिया से या कार्नफ्लावर से। तो ये थायमिन, प्रोटीन एवं कैलोरी, ये तीन चीज़ें इसमें आपको पूर्ण रूप से अवशोषित होती हैं, यानी इसमें आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ने होते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि पूरक देने की विधि, मतलब कैसे दिया जाता है, पूरक आहार शिशुओं को कैसे दिया जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, बैठा लीजिए कि पेपर में इसी तरीके से आपको लिखना है, और अच्छे से आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझेंगे। तो बिल्कुल आप माइंड को इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पेपर नज़दीक है, अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो भागने दौड़ने से हमारे टीचर कहते थे कि अगर आप ये झोला लेके एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो तैयारी नहीं करते हैं, ये अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वस्तुतः 4 से 6 माह के बीच पूरक आहार प्रारंभ करना उचित माना जाता है। यदि पूरक आहार प्रारंभ करने से ज़्यादा देर की जाए तो कुपोषण होने का डर होता है। यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में माइंड में रखिएगा कि अगर 4 से 6 महीने के बीच पूरक आहार अगर प्रारंभ करना है तो इसको उचित माना गया है। अगर ये इसके बाद करते हैं आप, तो ये इसमें क्या चीज़ें लगाते हैं, कुपोषण होने का डर उत्पन्न हो जाता है। तो शिशु की जो आयु है वो पूरक की आहार की बनावट एवं तरलता निम्न प्रकार से बदली जा सकती है। किस तरीके से बदली जाती है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 से 6 महीने में तरल पूरक आहार देना है, जैसे फलों का रस हो गया, सब्जियों का सूप निकाल के देना, दाल का पतला सूप इत्यादि। और शुरू में 2 से 4 चाय के चम्मच देना चाहिए, 2 से 4 चाय के चम्मच देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड नंबर में 6 से 8 महीने में अर्ध ठोस से ठोस पूरक आहार, जो भली प्रकार पकाए हुए एवं मसले हुए हों, जे देने चाहिए। इस तरीके से देने चाहिए, जैसे दलिया हो गया, सूजी की खीर और हलवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे खीर आप यहाँ पे लिखा है, वैसे हलवा होता है, आप लोग जानते हो हलवा कैसे होता है, आप लोग खाए भी होंगे। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, उसमें घी मिला देते हैं, बादाम पिस्ता वगैरह पीस के, सारा चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी खा के अच्छे स्वादिष्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर साबूदाना हो गया, मसले हुए आलू, शकरकंद, थोड़ा नमक, चीनी मिलाकर दिया जा सकता है। फलों में केला हो गया आपका, फिर पपीता हो गया, आम हो गया आदि को ऐसे ही मसल कर दिया जा सकता है। किंतु अनानास, सेब, नाशपाती को थोड़े से पानी में सिझा कर चीनी मिलाकर देना चाहिए। तो इस तरीके से 6 से 8 महीने के बच्चों के जो ठोस और अर्ध ठोस के होते हैं, उनको इस तरीके से पूरक आहार देना अनिवार्य है। उसका फिर नेक्स्ट पॉइंट की फिर थर्ड नंबर में आएगा आपका कि 8 महीने के पश्चात टुकड़े किए हुए एवं गाढ़े ठोस खाद्य पदार्थों को देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे 8 महीने के आसपास बच्चे के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, अतः जैसे बिस्कुट हो गया आपका, टोस्ट हो गया, जिसे हम लोग टोस्ट बोलते हैं, रस बोलते हैं, या जिसे फैन बोलते हैं। जैसे गांव की भाषा में अगर बात करें तो हम उसको रस बोलते हैं। उसके बाद में फिर टोस्ट आप लोग समझते हैं, रस्क वही टोस्ट होता है। फिर फलों का टुकड़ा देना लाभदायक होता है। ये खाद्य पदार्थ चबाए जाते हैं, और चबाना शिशु के लिए अच्छा है कि जितने भी आप चबाने का प्रयास करेंगे, वो आपका जो दिमाग है या माइंड कैपेसिटी, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो धीरे धीरे वो क्या करता है, ग्रोथ करता जाता है। और ये खाद्य पदार्थ दांत निकलने में सहायता करते हैं, और इसमें मसूड़ों का व्यायाम भी होता है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है, जो चबा कर खाना होता है। चबाने से पहली चीज़ तो दांत आपका मसूड़े मजबूत होता है, और दूसरा इफेक्ट पड़ता है मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क क्या होता है कि मस्तिष्क जितना ब्लड सर्कुलेशन जितना स्पीड से बढ़ता है, उतना ही दिमाग आपका, यानी कि मस्तिष्क का जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करता निकल जाता है। फिर फोर्थ नंबर में आता है कि वो 1 वर्ष की आयु में बच्चा सभी ठोस आहार खा सकता है। यानी इस आयु में शिशु वह सभी पदार्थ खाने योग्य हो जाता है जो परिवार के लिए पकाए जाते हैं। जैसे आपका चावल हो गया, दाल, सब्जी, रोटी, मछली। बच्चे को धीरे धीरे परिवार की आहार जैसे पद्धति के अनुरूप खाने की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की आयु में बच्चा बहुत से खाद्य पदार्थ खाने तथा पचाने में सक्षम हो जाता है। तो ये पॉइंट आपका 3 से 4 और 4 से 6 और 8, फिर 1 वर्ष, ये पूरक आहार इतने ही वर्ष में
पूर्ण रूप से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से था आपका प्रश्न कि जो पूरक आहार है वो क्या है, पूरक आहार कैसे देना चाहिए। तो ये आपको ये प्रश्न इस तरीके से था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करेंगे हम। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्कूल जाने वाले बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताइए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर में आपके लड़के हैं या लड़की हैं या आपका भाई है, कोई बहन है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप माइंड में बिठा लीजिए कि जो स्कूल जाने वाले बालक होते हैं उनको पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होनी है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दो प्रश्न जो सबसे ज़्यादा यानी कि 100% आपके पेपर में प्रश्न आता है। अगर देखिए तो पुराना आप पेपर उठा लीजिए या फिर आप मॉडल पेपर देख लीजिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो यही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप में सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर आपको लिखना होगा कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, कैलोरी कैसे प्राप्त होती है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। कैलोरी इसमें कहा गया है कि विद्यालयी बालक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यानी क्रियाशील का मतलब होता है अत्यधिक मेहनती होते हैं, मेहनत भी करना पड़ता है। क्रियाशीलता के कारण उन्हें अच्छी भूख लगती है। साथ ही इस उम्र में शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है। फलतः उनका आहारीय चयापचय भी अधिक होता है, इसलिए उन्हें कैलोरी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में देना आवश्यक है। अन्यथा उनका शारीरिक जो बढ़वार है वो मानसिक विकास वो अवरुद्ध हो जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के भोज्य विशेषज्ञों ने इस उम्र के बालकों के लिए कम से कम 1800 से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का दैनिक आवश्यकता की प्रस्तावना की है। यानी कि कम से कम होना चाहिए, यानी कि 1800 से लेके 2100 तक, तब जाके उनका कैलोरी प्राप्त होता है। उसके बाद फिर प्रोटीन कितना मिलना चाहिए एक बच्चे को। इस उम्र में बच्चे की शारीरिक विकास भी होता है। उसके बाद में फिर इसलिए प्रोटीन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। यदि आहार में इसकी कमी होगी तो बच्चे का विकास भी ठीक से नहीं हो सकेगा। ICMR के विशेषज्ञों ने 31 से 41 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक बताई है। प्रतिदिन प्रोटीन भी 31 से यानी कि 31 से 41 तक देना अनिवार्य है। उसका फिर थर्ड नंबर में आता है खनिज लवण। इस अवस्था में हड्डियों एवं दांतों के निर्माण हेतु कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम की भी आवश्यकता है दांतों के लिए, जो हड्डी होती है और दांत होते हैं, ये दोनों में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक आवश्यकता है। जो ICMR के द्वारा कहा गया कि 400 से 600 कैल्शियम, 26 से 34 मिलीग्राम लौह तत्व प्रतिदिन आवश्यक है। जैसे सब्जी में आपको लौह बताया, अभी हमने आपको पूरक आहार में लौह कहाँ मिलता है, सारी चीज़ मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में सारा चीज़ बताया है। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर में आता है विटामिन कितना ज़रूरी है। इस उम्र में संक्रामक बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। जो संक्रामक मतलब समझा है फैलने वाली, इसमें इसलिए उनसे बचाव हेतु विटामिन अत्यंत आवश्यक है। विटामिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चों को प्रतिदिन फल जरूर देना चाहिए। फल के लिए निम्न विटामिन बच्चों के आहार में होने चाहिए। जैसे विटामिन ए से आँखों को स्वस्थ ज्योति के लिए विटामिन ए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों या जवान हों या बूढ़े हों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आँख को दृष्टि यानी कि आँख की जो प्रविष्टि है वो सबसे युक्त होना चाहिए। अतः बालकों के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे विटामिन ए प्राप्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां होना चाहिए, दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, गाजर, पपीता, आम एवं अन्य पीले फलों का समावेश करना चाहिए। जो पीले फल होते हैं, केले भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें केला है नहीं, केला भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने 600 मिलीग्राम रेटिनॉल तथा 24 से मिलीग्राम कैरोटीन की दैनिक आवश्यकता बताई गई। कैरोटीन आपको गाजर में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइबोफ्लेविन। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर में है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? विभिन्न रोगों से बचाव में के लिए राइबोफ्लेविन अत्यधिक आवश्यक है। ये होठों के किनारों को फटने से बचाता है। जो होठ फट जाते हैं, आपके होठ के किनारे फट जाते हैं, तो ये आपको राइबोफ्लेविन क्या करता है? बचाता है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने इसको 1.2 से 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन की आवश्यकता होती है।
फिर थर्ड नंबर में आता है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल बालकों को विभिन्न रोगों से बचाव तथा रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्कार्बिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आवश्यक बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी से मसूड़ों एवं दांतों को स्वस्थ रखना है। विटामिन सी की कमी से आपका मसूड़े भी होते हैं, तो दांत पूरे हिल जाते हैं। इसके अभाव में दांतों से रक्त निकलने लगता है तथा स्कर्वी रोग हो जाता है। आईसीएमआर ने 40 ग्राम स्कार्बिक अम्ल की आवश्यकता बताई है। फिर आता है फोर्थ नंबर विटामिन B12। यह भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं है तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। विटामिन B12 में कि बालकों के आहार में विटामिन B12 का होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा रक्त अल्पता एवं नाड़ी संबंधी विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं। आईसीएमआर ने 40 ग्राम स्कार्बिक अम्ल की आवश्यकता बताई है। और 5 नंबर में निकोटीन अम्ल, जो पेलाग्रा से बचाव के लिए आहार में निकोटिनिक अम्ल का होना नितांत आवश्यक है, यानी कि निकोटिनिक अम्ल में ये होना ज़रूरी है। इसके अभाव में बालकों को पेलाग्रा रोग, जिसे हम 3D रोग भी कहते हैं। आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों ने 11 से 15 मिलीग्राम इस विटामिन को दैनिक जीवन में आवश्यकता के लिए माना गया है। फिर 6 नंबर में आता है कि थायमीन की कमी। इस उम्र में बालकों को संक्रामक बीमारियां जल्दी घेर लेती है। उनसे बचाव के लिए आहार में विटामिन सी एवं B कॉम्प्लेक्स यानी कि आवश्यक होता है। थायमीन बालकों को बेरी रोग से रक्षा करता है। थायमीन की प्राप्ति के लिए खमीरी युक्त भोजन जैसे इडली, डोसा, खमण, ढोकला आदि संपूर्ण अनाजों एवं दालों की सम्मिलित करना चाहिए। आईसीएमआर के द्वारा आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने इसे 9 से 1.1 मिलीग्राम थायमीन की दैनिक आवश्यकता होती है। और थायमीन की कमी से ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपका बेरी रोग। जो बेरी रोग है, यानी कि ये जो प्रश्न है ये आपके कंपटीशन एग्जाम लेवल में भी पूछा जाता है, बेरी रोग। तो ये किसके कमी से हो रहा है? थायमीन की कमी से। किसके कमी से? थायमीन के कमी से। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस वीडियो का। उसका फिर 7th नंबर था विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की क्या आवश्यकता होती है? अस्थियों के समुचित विकास के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसके लिए बालकों को विटामिन डी युक्त भोजन खिलाना चाहिए। जैसे आईसीएमआर एक्सपर्ट पैनल ने 600 से IU यानी कि 600 IU विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता की प्रस्तावना की है, यानी कि उन्होंने इसमें बताया है। इस उम्र में विटामिन डी की मांग भोजन के माध्यम से कम हो जाती है, क्योंकि बालक अधिकांश समय घर से बाहर धूप छांव में खेलते रहते हैं, अतः विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की रोशनी से हो जाती है। तो फिर ये विटामिन डी आपको बालक की उम्र में की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको पड़ती है विटामिन डी की 16 से लेकर के 34 तक, 18 से लेकर 34 तक विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आज के पेपर में ये दो प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और दोस्तों, चैनल के माध्यम से मैं आपको बार बार यही बताता रहता हूँ कि आपको कोई भी कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे पेपर के आपको मॉडल पेपर, प्रश्न और जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है सारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, बस चैनल पे बने रहें और चैनल को अंत तक ज़रूर वीडियो को देखते हैं, चैनल का वीडियो, और हर वीडियो आपको बार बार मिलता रहता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और जिनको हमारा चैनल पता नहीं है तो उनका AK स्टडी नोट्स चैनल है हमारा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली वीडियो में हम आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित होंगे और अगली वीडियो में कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे, जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा और आपके दैनिक के जीवन से भी रिलेटेड होगा। तो ये चीज़ें आपको मैं बार बार सिखाता रहूँगा और आगे भी सिखाने का प्रयास भी करूँगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे।